यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा। मैं आरपी शर्मा रिदम कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो अपन ने हिंदी की क्लासें स्टार्ट की थी उसमें जो अपना वर्णमाला का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है संधि। तो आज अपन संधि के ऊपर चर्चा करेंगे, संधि टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एसआई, पटवार, ग्राम सेवक या सीईटी, जिसके अंतर्गत जो हिंदी सब्जेक्ट लगता है उसमें जो अपना हिंदी सब्जेक्ट में टॉपिक रहता है संधि, उससे एक दो एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो संधि का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज अपन संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो जो संधि है उसके जो जब टुकड़े करते हैं संधि शब्द के, तो संधि शब्द के टुकड़े करेंगे तो उनका टुकड़े होंगे सम प्लस दी। जहाँ पर जो सम है उसका मतलब होता है समान और दी का मतलब होता है देने वाला, यानी समान अर्थ देने वाले क्या कहलाता है? संधि। जब संधि शब्द के अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या होता है? मेल, मेल ही कराना यानी संधि कराना। मेल जब मिल शब्द में जब ए जुड़ता है, ए प्रत्यय जुड़ता है तो मेल शब्द का निर्माण होता है। मेल का मतलब मिलना, जुड़ना। जब अब संधि शब्द के अगर विलोम शब्द की बात करें तो संधि शब्द का विलोम शब्द होता है विच्छेद। विच्छेद का जब अपन संधि विच्छेद करते हैं तो वि प्लस छेद होता है। जिसके अंतर्गत कौन सी संधि है? इसके अंतर्गत है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। जब अपन च के बाद में अगर छ आ रहा हो, अब जब च का लोप हो जाए तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तो विच्छेद शब्द के अंतर्गत व्यंजन संधि है। जब हम व्यंजन संधि के नियमों की बात करेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अगर अपन संधि की बात करें तो संधि की जो अगर परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो संधि की डेफिनेशन क्या होती है? जब दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से, जब दो या दो से अधिक वर्ण होंगे उनका परस्पर मेल कराएंगे यानी उनको जोड़ेंगे। जो उनके जुड़ने से या मेल करने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? अपन उसे संधि कहेंगे। जब दो या दो से अधिक वर्णों का परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब उसके बात करें, जैसे दो शब्द है अपने पास, दो वर्ण है, जैसे वीर है प्लस अंगना है, जिसमें वीर से यहाँ पर क्या लेंगे? र से अपन ए लेंगे और यहाँ पर अंगना से क्या लेंगे? ए लेंगे। जब ए और ए को अपन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास? आ हो जाएगा। यानी जब अपन दो या दो से अधिक वर्ण यानी दो वर्णों का परस्पर मेल करवा रहे हैं तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, इनके मेल से क्या हो रहा है? जब आ बन रहा है तो विकार उत्पन्न हो रहा है। तो जो ये विकार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे अपन वीर प्लस अंगना शब्द को जोड़ेंगे या मेल कराएंगे तो वीरांगना शब्द का निर्माण होता है। और जैसे अपन बात करें द्राक्षा प्लस आसव, द्राक्षा का मतलब होता है दाख। दाख क्या होता है? अंगूर। अंगूर को कहते हैं दाख। ये जो दाख है ये है तत्सम शब्द है और जो अंगूर है ये दाख से ही तद्भव है, तद्भव शब्द है। जो द्राक्षा है, द्राक्षा का मतलब क्या है? दाख। दाख को क्या कहते हैं? अंगूर। और जो आसव है, आसव का मतलब क्या है? रस। आसव का अर्थ क्या है? रस। जो अंगूरों का रस होता है उसे क्या कहते हैं? द्राक्षा सव, द्राक्षाऊ कहते हैं। यानी जो द्राक्षा में आ है और जो ये आसव के अंदर आ है, ये दोनों आ और आ मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं? आ का। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? ये द्राक्षा सव। इसी प्रकार अपन बात करते हैं संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। वो तीन भेद कौन कौन से होते हैं? संधि के तीन भेद हैं। स्वर संधि है एक, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। जब स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि के अंतर्गत उसके भेद होते हैं वो 5 होते हैं। जब स्वर संधि के भेद कौन कौन से होते हैं? वो 5 हैं। वो 5 कौन से हैं? एक तो दीर्घ स्वर संधि होगी, एक गुण स्वर संधि होगी, एक वर्धी स्वर संधि होगी, एक यण स्वर संधि होगी और एक अयादि स्वर संधि होगी। तो जो स्वर संधि है, जब स्वर और स्वरों का मेल होगा, जब स्वर प्लस स्वर होगा वहाँ पर स्वर संधि होगी। तो स्वर संधि के 5 भेद है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो अपन अब चर्चा करने वाले हैं जो ये स्वर संधि है उसके 5 भेदों के बारे में।
जो स्वर संधि थे उनके 5 भेद के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो वो स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में पढ़ने से पहले ये जो स्वर संधि के 5 भेद है उनके बारे में जो ये नियम है वो जानना अपने को जरूरी है। जब अपन स्वर संधि के 5 भेद की बात करते हैं तो स्वर होते हैं वो कितने हैं, वो अपने पास 11 स्वर होते हैं। उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो 11 स्वर कौन कौन से हैं? ए है, आ है, ई है, ई है, ओ है, ऊ है, री है, ए है, आई है, ओ है, औ है। ये जो 11 स्वर है, ये 11 स्वर अपने स्वर संधि के अंतर्गत काम आने वाले हैं। जो स्वर संधि के 5 भेद है उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये दीर्घ है, गुण है, वर्दी है, यण है, अयादी है। तो ये दीर्घ स्वर संधि है या दीर्घ संधि है, उसके अंतर्गत अब जो कौन से नियम लगते हैं तो उनके बारे में चर्चा करते हैं अपन। जैसे ए और आ है, तो ए और आ है प्लस ए या आ है, ये दोनों शब्द स्वर आए और उनका मिलकर आ का निर्माण हो। यानी जब ए आज प्लस के इधर भी ए आ हो और प्लस के उधर भी ए आ हो तो वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आ का। जिस प्रकार अगर प्लस के इधर ई या ई हो, प्लस ई या ई हो तो वह भी बड़ी ई का निर्माण करती है। इसी प्रकार ओ है, ओ है, ओ है, ओ है, तो अगर ये प्लस के इधर है, यानी जब ये समान स्वर मिलके किसी बड़े स्वर का निर्माण करे, जैसे ए है और ए है, तो ये दोनों ए है वो लघु स्वर है, ये मिलकर जब आ का निर्माण करते हैं यानी दीर्घ स्वर का। ये बड़ी यानी बड़ी ई यानी दीर्घ स्वर है, बड़ा ऊ है वो भी दीर्घ स्वर है। जब ये मिलकर दीर्घ स्वरों का निर्माण करते हैं तो ये दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है, तब उसके अंतर्गत कौन सी संधि होती है? शब्द के अंतर्गत दीर्घ संधि होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं गुण संधि की। तो गुण संधि में ए और आ को लेंगे, तो ए और आ को अपन ने लिख लिया, ए आ को ले लिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे? अगर ए या आ के बाद प्लस में इधर ई या ई हो तो उसके बाद उसका ए और आ के ई और ई से मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आई का। तो आई की मात्रा क्या होती है? यह एक वाली। उसके बाद अपन बात करें जैसे ए है, आ है, प्लस के इधर ऊ है, तो ए और आ ऊ से मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ओ का। तो ओ की मात्रा क्या होती है? ये वाली। इसके बाद अपन बात करें ए और आ के बाद अगर री हो तो री किसका निर्माण करते हैं? अरे का। उसके बाद अगर अपन वर्दी संधि की बात कर ले तो वर्दी संधि के अंतर्गत क्या होता है? ए और आ तो है ही, ए और आ के बाद अगर ए और आई आए, ए और आ के बाद ए और आई आए प्लस के, तो वह आई का निर्माण करते हैं। और ए और आ के बाद अगर ओ या औ आए तो औ का निर्माण करते हैं। आई की मात्रा होगी ये वाली और औ की मात्रा होगी ये वाली। इसके बाद अपन बात करें जैसे ये है गुण संधि है और वर्दी संधि है। इसके अंतर्गत अपन देख रहे हैं जैसे ए है, आ है, ए है, आ है, इस तरफ ए और आ रहा है, जबकि इधर क्या आ रहा है? ई, ऊ और री। तो ये तीनों री तक तो आ गए ये गुण संधि के अंतर्गत। जैसे ई, ऊ और री तक तो आ रहा है गुण संधि के अंतर्गत। उसके बाद ए, आई, ओ, औ ये आ रहे हैं वर्दी संधि के अंतर्गत। यानी जब ए और आ स्वर के बाद ये वाला आए ई, ऊ और री तो वो होगा गुण संधि के अंतर्गत। और ए आ के बाद में अगर ए, आई, ओ, औ आए तो वो हो जाएंगे वर्दी संधि के अंतर्गत। अब ये बात करते हैं अपन यण संधि की। तो यण संधि के अंतर्गत क्या होगा? यानी यण संधि के अंतर्गत यह र और वह का निर्माण होगा। यह र और वह, ये जो तीन शब्द है यह वर्ग के, इन यण संधि के अंतर्गत यह र और वह का निर्माण होगा। वो कब होगा? जैसे इधर अगर ई और ई है उसके बाद असमान स्वर आ रहा हो, ई और ई को छोड़कर कोई भी स्वर आ रहा है तो वह ई किस में बदल दी जाएगी? ई वह य में परिवर्तित हो जाएगी। अगर ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर आए तो वह ऊ वह में परिवर्तित हो जाएगा। और री के बाद अगर असमान स्वर आ रहा है तो वह र में परिवर्तित हो जाएगा। इसी के बाद अपन अयादी संधि की बात करें तो अयादी संधि में क्या होगा? जैसे री तक तो अपने हो गया, उसके बाद अपन बात करते हैं ए, आई, ओ, औ ये आए और उसके बाद असमान स्वर आए। ए, आई, ओ, औ के बाद अगर असमान स्वर आ रहा है तो ए तो होगा ए में परिवर्तित, आई है वो आय में परिवर्तित होगा। और जो ओ है, ओ के बाद अगर कोई असमान स्वर आ रहा है तो ओ औ में परिवर्तित हो जाएगा और जो औ है वो आव में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार अपन इनको याद किस प्रकार रखेंगे? जिस प्रकार देखते हैं दीर्घ संधि है तो दीर्घ के अंतर्गत तो स्वर क्या हो रहे हैं? बड़ा हो रहा है, मतलब आ रहा है, ई आ रहा है, ऊ आ रहा है। और गुण संधि और वर्दी संधि, गुण संधि और वर्दी संधि को एक साथ याद रखेंगे।
यानी इनके बाद इधर एक तरफ तो ए ही आ रहा है, उसके बाद अपन इधर देखते हैं, इधर क्या आ रहा है, पहले तो ई से री तक आ रहा है, यानी ई ऊ और री, ये स्वर आ रहे हैं, तब तो वो गुण के अंतर्गत है। ए आई ओ औ आ रहा है ए आ के बाद, तो वो वर्दी के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं यण और अयादि की। तो यण और अयादि संधि में इस तरफ तो आ रहे हैं, जो असमान स्वर है वो आ रहा है, जबकि इधर की बात करें तो इधर अगर ई है और ई के बाद असमान स्वर आ रहा है तो ये बनेगा, ऊ के बाद या ऊ के बाद आ रहा है तो वह बनेगा, और री के बाद असमान स्वर आ रहा है तो र बनेगा। इसी प्रकार अयादि संधि की बात करें तो अयादि संधि में ए आई ओ औ के बाद अगर असमान स्वर आ रहे हैं तो आई तो होगा अय में परिवर्तित, आई हो जाएगा आय में परिवर्तित, ओ हो जाएगा औ में परिवर्तित, और जो ओ औ है वो आओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये नियम है वो संधि के अंतर्गत काम आने वाले हैं। हाँ तो दोस्तों आप इन नियमों के पांचों नियमों को लिख भी सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब भी आप ये संधि पढ़ो तब आप ये पांचों नियम आपको याद होने चाहिए। जब भी अपन स्वर संधि पढ़ेंगे तो ये पांचों नियम इंपॉर्टेंट है। इन पांचों नियमों के आधार पर ही अपनी स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। और जब ये ए है या आ है, छोटा है बड़ा है, किस आधार पर आएंगे इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपन पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि के बारे में। हाँ तो अपन चर्चा करते हैं दीर्घ संधि के उदाहरणों के बारे में। अपन ने दीर्घ संधि और जो स्वर संधि के भेद थे उनके नियमों के बारे में चर्चा की। अब अपन बात करते हैं दीर्घ संधि के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। तो दीर्घ संधि के उदाहरण देखते हैं। तो दीर्घ संधि के उदाहरण, पहला उदाहरण क्या है, मुक्ता प्लस अवली। अवली कहते हैं पंक्ति को, अवली कहते हैं पंक्ति को, और मुक्ता कहते हैं मोतियों को। तो मोतियों की जो पंक्ति होती है उसे मुक्ता प्लस अवली कहते हैं, यानी मुक्तावली कहते हैं। ये भाई अपन बात करें ऐसे मुक्ता है, वहाँ पर ये ताके यहाँ पर क्या है, आ है, प्लस यहाँ अवली में क्या है, ए है। तो ए और आ रहा है तो वो किसका निर्माण करेंगे, आ का, यानी दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे। तो अपन जब इसको यहाँ पर जोड़ते हैं या मेल करवाते हैं तो ये क्या बनता है, मुक्ता प्लस अवली से क्या बनेगा, मुक्तावली, यानी मुक्ता व ओली। यानी यहाँ पर जो ये आ रहा है, ये आ का निर्माण हो रहा है, यहाँ से आ और ये ए, ये आ और ए मिलकर इस आ का निर्माण कर रहे हैं, यानी दीर्घ स्वर हो रहा है। तो ये उदाहरण किसका है, दीर्घ संधि का। तो यहाँ क्या हो रहा है, मुक्तावली, यानी मोतियों की पंक्ति यानी मोतियों की माला क्या कहलाती है, मुक्तावली। जैसे अव्यय है, इधर अव्यय है, अव्यय में यहाँ पर क्या है, ए है, य के बाद य में क्या है, ए है, जबकि यहाँ अरण्य में क्या है, ए है। तो ये ए और ए मिलकर किसका निर्माण करेंगे, आ का। तब अपन इन शब्दों का मेल कराएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आ की मात्रा यहाँ आ जाएगी। तो इसका जब मेल कराते हैं या संधि करवाते हैं तो क्या होगा, अभया, और ये बचा हुआ रण्य, यानी अभयारण्य। तो ये अभयारण्य के अंतर्गत कौन सा निर्माण हो रहा है यहाँ पर स्वर का, आ का। तो आ का निर्माण किसके अंतर्गत होता है, दीर्घ संधि के अंतर्गत। इसके बाद बात करते हैं मुर प्लस अरी। मुर में यहाँ क्या है, ए है, और अरी में यहाँ पर क्या है, ए है। जब ए और ए मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आ का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। और जैसे इसमें देख रहे हैं कि अपन मुँह, और जैसे यह आ का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, रा, और ये क्या है, री, यानी मुरारी। मुर क्या है, मुर एक राक्षस का नाम है। मुर क्या है, राक्षस है। जबकि अरी किसका पर्यायवाची है, शत्रु का। तो अरी यानी मुर राक्षस का शत्रु कौन है, मुरारी। मुरारी शब्द किसका पर्यायवाची है, कृष्ण का। तो जो मुरारी शब्द जो कृष्ण भगवान का पर्यायवाची आया है वो कहाँ से आया है, मुर राक्षस का शत्रु होने के कारण कृष्ण को क्या कहते हैं, मुरारी। इसके बाद अपन बात करते हैं कारा प्लस आवास की। तो कारा में क्या है, यहाँ पर आ है, और आवास के अंतर्गत क्या है, आ है, और ये आ और आ मिलकर किसका निर्माण करेंगे, आ का। तो यहाँ पर क्या बचा, कार है, यानी आ तो अपन ने निकाल लिया, कार बच गया। आवास में से आ निकालने पर क्या बचेगा, वास बचेगा। जब इनके अंतर्गत आ अपन का योग कराएंगे या संधि कराएंगे तो का और रे, इसके ऊपर आ की मात्रा लगाएंगे तो रा, कारा, और यहाँ पर क्या है, वास। तो ये क्या हो जाएगा, कारा वास।
तो इसमें जैसे ये आ का निर्माण हो रहा है वो किन से मिलकर हो रहा है, वो ये आ और आ मिलकर इस आ का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये आ है वो दीर्घ संधि के कारण यहाँ पर आ का निर्माण हो रहा है। तो ये शब्द के अंतर्गत कौन सी संधि है, कारावास के अंतर्गत दीर्घ संधि है और यहाँ पर आ का निर्माण हो रहा है। उसके बाद अपन बात करते हैं जैसे माया प्लस अधीन है, तो इसके अंतर्गत अपन यहाँ से क्या लेंगे, आ जाएगा अपने पास। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ए है, तो ये क्या है, ए है, और आ प्लस ए मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आ का। तो इसके बाद अपन यहाँ क्या करेंगे, माया प्लस अधीन, इसमें आ का निर्माण होगा। तो यहाँ पर क्या बचा है, माँ ये, माँ और यह आधा ये बचा है। इसके अंतर्गत जब आ की मात्रा लगेगी तो ये आ हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा है, ए तो यह ले लिया, उसके बाद यहाँ धीन बचा है, तो माया और धीन, ये क्या हो जाएगा अपने पास, माया धीन। यानी यहाँ पर जो ये आ बन रहा है वो ये ए, आ और आ मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, आ का। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, माया धीन। उसके बाद अपन बात करते हैं अंत्याक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी, जो अंत्य शब्द है उसके में से ए, यह उसमें से अपन ए लेंगे। उसके बाद इधर क्या है, ए है, तो ये ए लेंगे और ए किसका निर्माण करेगा, आ का। तो जब अपन इस शब्द को लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, ए, न, ते और ये है, ये अधूरा है, इसमें जब आ की मात्रा लगाएंगे तो या, और यहाँ पर क्या बचता है, स और री, यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास, अंत्याक्षरी। उसके बाद अपन बात करते हैं जैसे ये है कासामृत, कासामृत में भी अपन वही करेंगे, यहाँ पर से क्या लेंगे, ए लेंगे स में से, और यहाँ पर क्या है, ए है, और ए किसका निर्माण करेगा, आ का। उसके बाद अपन क्या देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या बचा अपने पास, का और ये आधा से बचा। जब इस आधा से में आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सा। यहाँ पर क्या है, ए तो अपने ले लिया इधर, उसके बाद यहाँ क्या बचा, मृत, तो ये क्या हो जाएगा, कासा मृत। यानी इस शब्द के अंतर्गत किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पर आ का निर्माण हो रहा है। ये आ कौन सा है, ये वाला, यानी ये बड़ा हो रहा है, मतलब ए और ए मिलकर आ का निर्माण हो रहा है, यानी दीर्घ स्वर का निर्माण हो रहा है। इसलिए इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। उसी के बाद अपन जैसे बात करें मलिक प्लस अर्जुन की बात करें तो मलिक के अंतर्गत कौन सा है, ए है। उसके बाद अर्जुन के अंतर्गत कौन सा है, यहाँ पर से ए ले लेंगे और ए किसका निर्माण करेंगे, आ का। तो ये क्या हो जाएगा, मलिका अर्जुन, मलिका अर्जुन। उसके बाद बात करते हैं जैसे ये है अपने पास ऊ है प्लस अपो है, तो ऊ है में से ए ले लेंगे और यहाँ पर क्या है, ए है, और ए किसका निर्माण कर रहे हैं, आ का, यानी दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत दीर्घ संधि होगी। तो इसके बाद अपन बात करते हैं ऊ है, तो ऊ और है क्या लगाएंगे, आ की मात्रा, ऊहा, फिर यहाँ पर ए तो आ ही गया इसके अंतर्गत, ये क्या बचा, पो है, यानी ऊहा पो है। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगी, ये इसके अंतर्गत भी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ये अपन ने दीर्घ संधि के कुछ उदाहरणों के बारे में चर्चा की। उसके बारे में जो अपना प्रथम नियम था, प्रथम नियम क्या था अपना, प्रथम नियम ये था कि ए या आ के बाद क्या आ जाए, ए या आ आए, तो वह किस में परिवर्तित होता था, आ में। तो ये अपने क्या दीर्घ संधि का पहला नियम था। तो ये इसमें जो ये आज का निर्माण हो रहा था उसके कुछ उदाहरण अपने देखे हैं या उदाहरणों को हल करने की कोशिश की है। इनको जो संधि हो रही थी या जैसे प्रकार ऐसी दे दे कि मुक्तावली दे दे, शब्द आ जाए अपने पास, उसमें पूछ ले कि कौन सी संधि है या इसका संधि विच्छेद करो, तो इसमें भी इसके टुकड़े किस प्रकार होंगे। ये आ है, इसको अपन टुकड़ों में तोड़ेंगे तो ये इधर क्या हो जाएगा, मुक्ता प्लस अवली। तो इस संधि से दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो कोई शब्द दे दे अपने को, जैसे प्रकार को यह शब्द दे दे, इसके टुकड़े करवा ले या इसका संधि विच्छेद करवा ले, या ऐसे दो शब्द दे दे टुकड़ों में, उनके अंतर्गत संधि करवा ले कि इनसे कौन सा शब्द बनेगा। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सी संधि है, शब्द के अंतर्गत कौन सी है, दीर्घ है, गुण है, स्वर है, व्यंजन है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं संधि से संबंधित। ये संधि के कुछ अपन ने उदाहरणों को हल किया है। हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे दीर्घ संधि के उदाहरणों के बारे में। दीर्घ संधि के जो ए और आ मिलकर आ का निर्माण करते थे उनके बारे में चर्चा कर ली। अब अपन बात करते हैं ऊ की और ई की। तो जैसे अपने पास बड़ी ई का निर्माण होता है, वह बड़ी ई किस प्रकार निर्माण होता है,
ई और ई मिलकर और ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण करते हैं। जब अपन इस ई को तोड़ते हैं तो प्लस करते हैं, विच्छेद करते हैं, यानी टुकड़ों में तोड़ते हैं, किसी शब्द को विच्छेद करते हैं, तब ई के इधर छोटी ई आएगी या बड़ी ई आएगी, इसका पता किस प्रकार चलेगा। जैसे अपन प्लस के इधर की बात करें, जब अगर ई आ रही हो तो 90% ई तो छोटी आएगी, जबकि अपन बात करें कि बड़ी ई कब आएगी, 10% बड़ी ई की मात्रा आएगी। तो कब आएगी बड़ी ई की मात्रा, जब इधर का जो शब्द के टुकड़े करने पर इधर अगर स्त्रीलिंग शब्द आ रहा हो तो वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आएगी, और इधर अपन शब्द के टुकड़े कर रहे हैं, विच्छेद कर रहे हैं किसी शब्द का, जब ये ई की मात्रा आएगी। अगर किसी शब्द में अक्षय, स और प ये अगर तीनों शब्द दिख जाए तो वहाँ पर कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी। तो अपन इन शब्दों के टुकड़े करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ये विकसक है, विकसक शब्द में यहाँ ई की मात्रा आ रही है, तो ये ई के जब ई को काटेंगे अपन तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। इसके इधर अपन क्या, यहाँ पर क्या है, वह है, और यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास, अक्षय और क। अपन इधर प्लस के इधर ई की बात करते हैं तो ई की छोटी मात्रा आएगी या बड़ी, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द तो है नहीं वह, तो कौन सी आएगी, छोटी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी, यानी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। यहाँ पर क्या है, अक्षय है, तो अक्षय शब्द के साथ कौन सी मात्रा आएगी, ई की, तो यहाँ पर कौन सी मात्रा आएगी, ई, यानी बड़ी ई की मात्रा, तो इक्सक हो जाएगा। जब इस शब्द के टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, वी प्लस इक्सक। उसी प्रकार अपन बात करते हैं, जैसे रविंदर शब्द है, रविंदर शब्द के टुकड़े करेंगे तो रविंदर में ये ई की मात्रा है, इसके टुकड़े करेंगे तो रवि, रवि क्या है, छोटे ई की मात्रा आ जाएगी, और इधर क्या है, इंद्र, यानी न और द्र बचेगा तो ई की मात्रा क्या आएगी, छोटी। जब रविंदर के अपन टुकड़े कर रहे हैं तो क्या आएगा अपने पास, रवि प्लस इंद्र। उसके बाद अपन बात करते हैं अभिप्सा की। अभिप्सा में जो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, इस बड़ी ई की मात्रा को काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए और भ बचेगा, भ अधूरा हो जाएगा। तो इसमें जब ई की मात्रा लगाएंगे छोटी वाली आएगी, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। उसके बाद प्लस के इधर की बात करें तो इधर क्या बचा है, प और सा। अगर यहाँ पर जो प आ जाए तो ई की मात्रा क्या आती है, बड़ी, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, बड़ी ई की मात्रा। तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास, अभी प्लस इप्सा। उसी प्रकार इसके टुकड़े करते हैं रजनीश का, तो र, ज और न, ई की मात्रा है, इधर क्या आएगा, प्लस के इधर ई और स, यानी स आ रहा है तो यहाँ पर बड़ी ई आएगी। तो इसके बाद रजनी है, रजनी शब्द में क्या आएगी, ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत कौन सी ई की मात्रा आती है, बड़ी, तो यहाँ पर क्या आएगा, रजनी प्लस ईस। उसके बाद अपन बात करते हैं अतीव की, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए ती, ये ई है, इसको अपन टुकड़ों में तोड़ेंगे तो यहाँ पर तय बचा, तय कौन सा है। उसके बाद ई की बात करें तो ई छोटी आएगी, तो अति प्लस यहाँ पर क्या आएगा, ईव, यानी दोनों तरफ ई की मात्रा आएगी, और ई मिलकर किसका निर्माण कर रही है, ई का। इसी प्रकार परीक्षा की बात करें तो परीक्षा में क्या आएगा, परी, यानी ई की मात्रा छोटी आई और इधर क्या बचा, सा, तो ये अक्षय है। इसके बाद किसकी मात्रा आती है, यहाँ पर ये आ जाए अक्षय, तो उसके साथ बड़ी ई की मात्रा आती है, तो यहाँ पर क्या आएगा अपने, ई, यानी इक्सा, यानी इक्सा आएगा यहाँ पर। उसके बाद अपन बात करें लक्ष्मी इच्छा। लक्ष्मी इच्छा के जब अपन यहाँ से टुकड़े करेंगे तो इस ई को काटेंगे अपन, तो ई को काटने पर क्या बचेगा अपने पास, लक्ष मैं आधा रहेगा। तो ये लक्ष्मी शब्द जो स्त्रीलिंग है तो इसमें ई की मात्रा आएगी बड़ी, तो लक्ष्मी। प्लस जब इच्छा शब्द की बात करें तो इच्छा शब्द में क्या है, ई और च और छा, यानी इच्छा। तो इसके टुकड़े करने पर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी प्लस इच्छा। उसके बाद अपन बात करें फणीश्वर, यानी इसमें जब अपन टुकड़े करेंगे तो इसके टुकड़े क्या होंगे, फणी, यानी फणी शब्द है वो स्त्रीलिंग है, और ईश्वर में क्या होएगा, बड़ी ई की मात्रा आएगी। क्यों, क्योंकि ये आधा से आ रहा है तो इसके कारण क्या आएगी, फणीश्वर। जहाँ भी अक्षय और ये आधा से और प ये शब्द आए टुकड़े करने पर तो वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लाएगी। उसी प्रकार जैसे ये आधा से आ रहा है तो इसके पहले कौन सी की मात्रा आएगी, ई की मात्रा आएगी। जैसे जानकी शब्द है, जानकी शब्द के जब टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, जा, न और की,
की में कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी आएगी, क्योंकि ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द में कौन सी मात्रा आती है, बड़ी ई की। तो उसके बाद अपन बात करें इस शब्द में कौन सी आएगी, स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जानकी प्लस ईस। उसी प्रकार गिरीश शब्द की बात करें तो गिरीश शब्द के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, गिरी प्लस ईस। उसके बाद अपन बात करते हैं ई की बात कर ली अपन ने। जब ई अब बड़ी ई की मात्रा हो, यानी ई की मात्रा हो, जब उसके टुकड़े करें तो दोनों तरफ ई और ई आता है। तो ई और ई में कौन अपन देखते हैं कि ये वाला ई कब आता है और ये वाला कब आता है। तो ये जब 90% तो ये छोटी ई की मात्रा आती है। जब अगर इधर शब्द स्त्रीलिंग आ रहा हो तो ये मात्रा ई वाली ये आएगी। उसके बाद अपन इधर बात कर ले तो अगर ये तीनों शब्द आ रहे हो टुकड़े करने में तो तब तो ये वाली मात्रा लगाएंगे। अगर नहीं आ रहे तो अपन फिर ये छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं ऊ की, बड़ा ऊ यानी ऊ। तो ऊ का निर्माण किससे हो रहा है, इधर ऊ होगा, इधर भी ऊ और ऊ होगा। तो जब छोटा होगा वो तो 90% तो छोटा ऊ आएगा, जबकि ये 10% कौन सा आएगा, बड़ा ऊ आएगा। यानी ये जब स्त्रीलिंग शब्द होंगे तब ये वाली ऊ की मात्रा आएगी। जब इधर की बात करें तो इधर ये जाके चारों शब्द हो, जैसे उड़ा है, उड़ा यानी विवाहिता। उर्मी, उर्मी क्या है, तरंग है, लहर है। ऊर्जा क्या है, उष्मा और उदर्व। ये चारों शब्द आए तब तो ये मात्रा कौन सी आएगी, ये वाली, अन्यथा कौन सी आएगी, ये वाली ऊ की। तो अपन बात करते हैं जैसे उर्मी है, उर्मी में जब अपन ऊ की मात्रा को तोड़ते हैं तो इधर क्या बचता है, ल और ग। अब ये ग आधा है, इसमें कौन सी मात्रा आएगी, ऊ की, इसमें ऊ की आएगी छोटी मात्रा, मतलब ये वाली मात्रा आएगी। उसके बाद अब इधर क्या बचा, ऊ, तो ऊ कौन सा आएगा, उर्मी। उर्मी में कौन सा शब्द आता है, बड़ा, यानी बड़ा ऊ आएगा, तो उर्मी ये वाला रहेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं साधु प्लस उपदेश, यानी साधु उपदेश की बात करते हैं। जब इस ऊ के टुकड़े करेंगे तो इधर क्या है, सा और ध। उसके बाद अपन जो ये ऊ है वो छोटा आएगा और इधर अपने क्या है, उपदेश, यानी ये चारों शब्द नहीं आ रहे हैं तो क्या बच रहा है, उपदेश। तो ये उपदेश ये हो जाएगा, यानी साधु प्लस उपदेश। ये शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो ये आएगा। गुरु शब्द में यहाँ पर ऊ की मात्रा है, गुरु शब्द पुल्लिंग है तो इसके अंतर्गत क्या आएगी, गुरु शब्द की मात्रा में क्या आएगा, गुरु में ऊ की मात्रा ये वाली आएगी। उसके बाद इधर क्या बचेगा, उपदेश, तो ये क्या हो जाएगा, गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश। जैसे वधु प्लस उत्साह की बात करें तो वधु में यहाँ से टुकड़े करेंगे तो वधु क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द में कौन सी मात्रा आती है, बड़ी, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऊ। उसके बाद अपन बात करें इधर क्या बचा, उत्साह। उत्साह के अंतर्गत कौन सी आएगी, ये वाली, यानी उत्साह। यहाँ पर बड़ी क्यों नहीं आई, क्योंकि ये चारों शब्द आएंगे तभी ये बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, वरना यहाँ पर क्या आएगा, छोटा ऊ। उसके बाद ऋण शब्द की बात करें तो ऋण शब्द में यहाँ से क्या है, री आ रहा है और यहाँ पर क्या है, री है। तो ये री और री मिलकर एक री का निर्माण करेंगे। तब इन शब्दों को अपन जोड़ेंगे तो क्या होगा, पी और त्रैण, पितृण, यानी पितृ प्लस ऋण, पितृ ऋण होगा। और मातृ प्लस ऋण की बात करें तो वो होगा मातृण, यानी मातृण। जब पितर प्लस र और र होगा तो रि का निर्माण करेगा। इसी प्रकार जो ये अपने संधि के दीर्घ संधि थी उसमें अपन ने आ का किस प्रकार निर्माण होता है, ई का किस प्रकार होता है और ऊ का किस प्रकार होता है, किन शब्दों के साथ ई की छोटी मात्रा आती है, किन शब्दों के साथ बड़ी ई आती है, इन सब के बारे में चर्चा की है। और जो भी नियम थे उनके बारे में चर्चा की, संधि के भेदों के बारे में चर्चा की, जो संधि थे उसके बारे में, जो उसके कुछ दीर्घ संधि थे उसके कुछ उदाहरणों के बारे में चर्चा की। और जो ये आज की क्लास थी हिंदी की अपनी प्रथम क्लास थी, आगे आने वाली 2-3 क्लास के अंतर्गत अपन हिंदी टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस क्लास को अपने दोस्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जो क्लास है वो उसके नोट्स बच्चों तक पहुंच सके। और जो बच्चे जो कोर्स नहीं खरीद पाते हैं ऑनलाइन, वो यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री में पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी के सभी टॉपिकों को आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।